Hello students, once again I am with you with a new chapter of business organization and management, that is sole trade and sole proprietorship. Now, sole trade means this is a combination of two words, sole and trade. Souls means single person and trade means business. So business run by a single person is called sole trade, and as you very well know that trade means sales and purchase of goods. It's not business. Business is a wider term than trade. Trade means selling and purchasing of goods. So sole trade means the trade run by a single person is called sole trade. Now a single person invests the capital, he manages the business, direct the business, and he himself is responsible for profit and losses in the बिजनेस. तो एकाकी स्वामित्व से अभिप्राय एज अ नेम इंडिकेट, एकाकी स्वामित्व जहाँ पे अकेले व्यक्ति का स्वामित्व रहता है बिजनेस पे, उसको हम एकाकी स्वामित्व कहते हैं. और एकाकी स्वामित्व का मतलब है कि अकेला ही व्यक्ति बिजनेस में पूंजी लगाता है, अकेला ही व्यक्ति बिजनेस का प्रबंधन करता है, अकेला ही व्यक्ति प्रॉफिट और लॉस के लिए जिम्मेदार रहता है. अब इस अकेले व्यक्ति का अभिप्राय ये नहीं है कि ओनली ही विल मैनेज द बिजनेस, ही कैन अपॉइंट द एम्प्लॉयज़, वो एम्प्लॉयज़ को, वो कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है, लेकिन जो ऑनरशिप है वो सिंगल पर्सन की है. एंड दिस इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये और ये सबसे पुरानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट है. तो इसमें जो बात है सोल ट्रेडशिप में ऑनरशिप की है कि अकेला व्यक्ति जो है बिज़नेस का ऑनर रहता है, और वे ही कैपिटल जो है बिज़नेस में पूंजी लगाता है, और वह ही बाकी चीज़ों का भी प्रबंधन करता है बिज़नेस में. अब इसके भी अपने कुछ फीचर्स हैं. जैसे सबसे पहला फीचर है इंडिविजुअल ऑनरशिप. मैंने आपको बताया कि सोल ट्रेड की एकाकी स्वामित्व की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पे अकेला व्यक्ति ही व्यवसाय का स्वामी होता है. उस जो व्यवसाय की संपत्तियाँ हैं वे उसको भी इन्वेस्ट जो है उस पर पैसा जो है अकेला ही व्यक्ति लगाता है. जो व्यवसाय के संसाधन हैं उस पर भी अकेले व्यक्ति का ही स्वामित्व रहता है. इसी तरह सोल मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है डिसीज़न मेकिंग. तो डिसीज़न मेकिंग पावर जो है वो एक पर्सन के ओनली हाथ में रहती है जो बिज़नेस का स्वामी है, और वे ही मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो. जिसी तरह की मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो अकेला व्यक्ति ही मैनेज करता है. द नेक्स्ट वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़. तो ये फीचर तो क्या है, ये इसकी एक ड्रॉबैक है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, द लाइबिलिटी ऑफ अ सोल ट्रेडर इज़ अनलिमिटेड, वो लिमिटेड नहीं है. यानी कि अगर व्यवसाय का डेट है, व्यवसाय का कोई उधार है, व्यवसाय ने अगर किसी को पैसे देने हैं, उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पे करने के लिए जो इंडिविजुअल है उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जा सकता है इन ऑर्डर टू पे द डेट. सो उसकी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो अनलिमिटेड हैं. उसकी अपनी एसेट्स, अगर व्यवसाय में कोई घाटा हो जाता है तो उस घाटे को रिकवर करने के लिए उसकी जो पर्सनल अपनी व्यक्तिगत उसकी जो एसेट्स हैं उसको प्रयोग में लाया जा सकता है उस डेट को चुकाने के लिए. द नेक्स्ट वन इज़ फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस. अब सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेला व्यक्ति है, किस तरह का बिजनेस करना है इसकी स्वतंत्रता उसको होती है, किसी से कोई जानने की, कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है. इसी तरह सीक्रेसी बिजनेस में जनरली कहा जाता है कि जो गोपनीयता है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि द सीक्रेट शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू कॉम्पिटिटर्स. और ये इसका एडवांटेज सोल ट्रेडरशिप में मिलता है कि आपको किसी भी चीज़ का, कोई भी डिसीजंस हैं, कोई भी मैनेजमेंट के से रिलेटेड चीज़ें हैं, उसका किसी से शेयर नहीं किया जाता, वो सभी के सभी सीक्रेट रहते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ नो सेपरेट लीगल एंटिटी. नाउ इस बिज़नेस फॉर्म में ये इसका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होती है. जो भी बिज़नेस की एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं वो सोल ट्रेडर की रहती हैं, जो प्रोप्राइटर है उसकी रहती हैं. जो बिज़नेस की संबंधित जितने भी जैसे हम कंपनी फॉर्म में पढ़ते हैं कि कंपनी और जो कंपनी के स्वामी हैं उनका अस्तित्व अलग अलग होता है. जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंपनीज़ की हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता. जो प्रॉपर्टी बिज़नेस की हैं वही प्रॉपर्टी जनरली किसकी होती हैं, सोल ट्रेडर की होती हैं.
इसी तरह नेक्स्ट फीचर्स जो हैं अनडिवाइडेड रिस्क, रिस्क जो है, जो प्रॉफिट है वो भी इस अकेले व्यक्ति का है, इसी तरह जो लॉसेस हैं वो भी अकेले व्यक्ति के होते हैं। तो इस तरह रहता है। सूटेबल फॉर सम स्पेशल बिजनेसेस, तो ये सोल ट्रेडरशिप जो है, आप अपनी मार्केट में जाएँ तो आप बहुत बिजनेसेस को देखते हैं कि अकेला व्यक्ति ही बिज़नेस को संभाल रहा है। तो ये कुछ स्पेशल बिजनेसेस के लिए, जैसे कि टेलर का बिज़नेस है, तो अब जो टेलर है वो स्टिचिंग करता है, उसके लिए ये रहता है। इसी तरह बेकरी है, ब्यूटी पार्लर्स हैं जहाँ पे आप सैलून्स खुले होते हैं, जनरली वो अकेला ही व्यक्ति उसका स्वामी होता है, वही उसको हैंडल कर रहा होता है, वही उसकी सब चीज़ों को देखता है। एग्रीकल्चर का बिज़नेस है, तो ये कुछ स्पेशल बिजनेसेस के लिए सूटेबल रहता है, जहाँ कैपिटल, ऑब्वियसली कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो, जहाँ पे अकेला व्यक्ति ही प्रबंध कर सकता हो, तो उन बिजनेसेस के लिए सूटेबल रहता है। द नेक्स्ट थिंग रिलेटेड टू, अब एडवांटेजेस क्या होती हैं, इसकी दो तरह के एडवांटेजेस हैं, इकोनॉमिक एडवांटेजेस एंड सोशल एडवांटेजेस। तो पहले चलते हैं इकोनॉमिक एडवांटेजेस। सबसे बड़ी बात है कि इजी फॉर्मेशन, कि बिजनेस को सोल ट्रेडरशिप में जब आप इफ़ यू वांट टू एस्टेब्लिश बिजनेस, तो इट्स अ वेरी इजी टास्क टू, जस्ट आपके पास पैसा होना चाहिए, आप कहीं दुकान लीजिए, आप दुकान लेके अपने बिज़नेस को प्रारंभ कर सकते हैं। आपको उसको कहीं भी रजिस्टर कराने की आवश्यकता नहीं है, अपनी फर्म को रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, अपनी बिज़नेस को रजिस्टर कराने की कहीं आपको आवश्यकता नहीं है। आपके पास पैसा है, आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास इनोवेटिव आइडिया, यू कैन जस्ट स्टार्ट योर बिज़नेस, यू नीड नथिंग टू आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम एनी अदर पर्सन। तो इसको आपको ईजी फॉर्मेशन है, आपको कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब आप दूसरे बिजनेस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, तो वहाँ पे जैसे कंपनी को एस्टेब्लिश करना है, तो बहुत से पहले जो है प्रमोशनल स्टेज आती है, डिस्कवरी ऑफ आइडिया, जो पूरा प्रोसेस हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ते हैं, पहले ही डायरेक्टर्स जो हैं वो अपॉइंट करने पड़ते हैं। तो देयर इज़ इट्स वेरी ट्रिमेंडस वर्क टू स्टार्ट अ company. But as far as your sole trade is concerned, you can easily start your business if you have an idea, if you have money, if you have resources, you can just start your business without thinking anything else. क्विक डिसीजंस, यहाँ पे जितने भी मैनेजमेंट से संबंधित डिसीजंस हैं आसानी से लिए जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कंपैरिजन करते हैं, तो जैसे कि कंपनी में जो है, कंपनी में कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता, उनको जर्नल मीटिंग्स के लिए वेट करना पड़ता है, शेयर होल्डर्स को बुलाना पड़ता है, तभी जाके कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ सोल ट्रेडरशिप में क्विक डिसीजंस, मतलब क्योंकि अकेला व्यक्ति है, उसको ही सारे डिसीजंस लेने हैं, तो वो बहुत जल्दी ले सकता है। हालांकि इस क्विक डिसीजंस में कई बार ये लिए गए निर्णय जो हैं वो घातक भी सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है। जब हम एडवांटेजेस की बात करें, तो उसे हम एडवांटेजेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे कि अकेला व्यक्ति है, उसको किसी ही नीड नॉट टू आस्क फ्रॉम एनी अदर पर्सन, तो डिसीजंस जो हैं वो डिले नहीं होते और आप जल्दी ले सकते हैं। पर्सनल कॉन्टैक्ट विद कस्टमर, डेफिनेटली जो आपके कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वहाँ पे आपके व्यक्तिगत संबंध जो एस्टेब्लिश होते हैं। नाउ वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ टाटा। अगर हम टाटा का कोई प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, या हम रिलायंस का कोई प्रोडक्ट जियो यूज़ करते हैं, तो हम मुकेश अंबानी को डायरेक्टली नहीं जानते हैं। लेकिन क्योंकि वो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, वो हमें पर्सनली उनका कोई जानना नहीं है। लेकिन सोल ट्रेडरशिप में ये फ़ायदा रहता है कि जहाँ पे भी आप अगर दुकानों में जाते हैं, तो आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स जो हैं डेवलप होते हैं। अगर हम सब्जी बेचने वाले के पास जाते हैं, रेगुलर जाते हैं, तो उनके साथ हमारे पर्सनल कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके वो अच्छा रिलेशनशिप डेवलप होता है, और हमारी लॉयल्टी भी बनती है, ऑनेस्टी से भी, मतलब हम, और कोई कंप्लेंट्स हो तो वो भी हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो पर्सनल कॉन्टैक्ट जो है कस्टमर्स के साथ सोल ट्रेडरशिप में डेवलप होते हैं। डायरेक्ट मोटिवेशन, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर कोई व्यक्ति इफ़ ही विल वर्क विद हिज फुल ज़ील एंड करेज एंड ऑल दैट, तो उसको उसका प्रॉफिट उसके बिजनेस में होगा, जो उसके लिए डायरेक्ट मोटिवेशन का प्रत्यक्ष रूप से अभिप्रेरणा का काम करेगा। और पर्सनल रूप से आप अपने बिज़नेस को नियंत्रण में रख सकते हैं। तो ये इसकी एडवांटेजेस रहती हैं, इकोनॉमिक एडवांटेजेस हैं। इसी के साथ सोशल एडवांटेजेस हैं। इंडिपेंडेंट लिविंग का मतलब है कि आप अकेले ही सारे बिज़नेस को संभालते हैं, आप अकेले ही रिसोर्सेज को लगाते हैं, तो आपको दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एंड यू आर योर ओन मास्टर, आप अपने आप मास्टर हो। तो इसीलिए ये आपको ज़्यादा इंडिपेंडेंट लिविंग रह रहती है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, अगर आप जैसे हम बोलते हैं कि मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं,
तो उन्होंने पूरी मार्केट को कैप्चर कर रखा है। अगर हम रोज़ यूट्यूब्स पे देखें कि नीता अंबानी जो है वो 3,000 रुपये की सुबह उठते ही कॉफ़ी पीती हैं, तो वो हमारी जो इकोनॉमी का बहुत सा पैसा है वो उनके पास सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन जब सोल ट्रेडरशिप जो है, जब हर जगह एकाकी व्यवसाय की बात की जाती है तो हर एक को डिसेंट्रलाइज हो जाता है, केंद्रीकृत नहीं रहता। पैसा जो है, इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति जो है वो डिसेंट्रलाइज हो जाती है, विकेंद्रीकरण हो जाता है। यानी कि अपनी आर्थिकी को सुधारने का हर एक इंसान को मौका मिलता है और इंसान को फ़ायदा रहता है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, डेफिनेटली जब आप कोई किसी भी काम को करते हो तो आपकी पर्सनालिटी जो है, आपका व्यक्तित्व जो है वो निखार आता है। अगर सपोज़ आप एमकॉम करके ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू कर देते हो तो आप विदिन 6 मंथ्स, विदिन 7 मंथ्स अपने व्यक्तित्व में एक अलग सा निखार देखते हो। तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी का निखार होता है। तो और जब पर्सनालिटी निखार होती है आपके पास, अगर आप सेल्फ रिलाइंग, आप अपने आत्मनिर्भर हो जाते हैं, आप इनिशिएटिव ले लेते हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, आप में टॉलरेंस पार आती है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। डेफिनेटली जो सोसाइटी के लिए बहुत आजकल क्या काफ़ी टाइम से एक इंडिया में प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की। तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन जैसे ही सोशल एडवांटेज आती है तो आप इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट जो आपका, अगर आप अपने बिजनेसेस को स्टार्ट करते हो, अपनी वेंचर स्टार्ट करते हो, तो आप बेरोज़गारी की समस्या से निजात पाते हो और एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता है। दूसरा, एक हेल्दी कंपटीशन जो होता है वो जनरेट होता है। और अगर इन फ्यूचर अगर आप बड़ा बिज़नेस करना चाहते हो तो आपको एक ट्रेनिंग जो है, छोटा बिज़नेस करके आपको एक ट्रेनिंग मिल जाती है एक बड़े व्यवसाय को स्टार्ट करने की। तो ये थी एडवांटेजेस। अब है लिमिटेशन ऑफ सोल ट्रेड की सोल ट्रेड की क्या लिमिटेशंस होती हैं, क्या इसकी कमियां हैं। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मैंने कहा कि अगर डेट इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको पे करने के लिए डेट को पे करने के लिए भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है। लिमिटेड सोर्सेज ऑफ कैपिटल, अब किसी अकेले व्यक्ति के पास कितना पैसा हो सकता है, कितना वो लोन ले सकता है, कितनी चीज़ें कर सकता है। तो जो सोर्स ऑफ कैपिटल है दैट इज़ लिमिटेड, दैट इज़ कन्फाइंड टू द वन पर्सन ओनली। अनबैलेंस मैनेजमेंट, डेफिनेटली अगर एक सिंगल व्यक्ति है तो वो कितनी चीज़ों को मैनेज कर पाएगा। अगर ही विल बी स्ट्रॉन्ग इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग में होगा, स्टाफिंग में होगा, डायरेक्टिंग में होगा, कंट्रोलिंग में होगा, तो ये रहता है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, ऑब्वियसली अगर अकेला व्यक्ति स्वामी है तो कब किसी को क्या हो जाए, अगर कोई पागल हो जाता है, कोई दिवालिया हो जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, किसी की कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी जो सोल ट्रेड है, जो एक आपकी व्यवसाय है, उसके एग्जिस्टेंस पे ही सवाल खड़ा हो जाता है। और लॉस ड्यू टू हेस्टी डिसीजन, ये मैंने पहले भी डिस्कस किया कि शीघ्रता में लिए हुए निर्णय कई बार सफल सिद्ध नहीं होते, तो यही से लॉसेस जो है वो अराइज होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिपेयर द notes of this chapter. Thanks for watching this video. Thank you so much.